हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2563 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1 दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1। स्थानिक मुड़ाव स्पेशल फोल्डिंग के इस दौर के बाद पृथ्वी का जो वास्तविक सतही क्षेत्रफल सामने आया है वो पुराने युग के मनुष्यों की समझ से कहीं अधिक है। मुख्य भूमि ऐसी प्रतीत होती है मानो उसे गूंथा गया हो, चपटा किया गया हो और बाहर की ओर पलट दिया गया हो। जो कभी 1000 किलोमीटर की सीमा थी वो अचानक 10,000 किलोमीटर लंबा मैदान बन गई है। अनगिनत रहने योग्य पठार, घाटियां और ताप क्षेत्र, हीट फील्ड्स उस स्थान के आसपास विकसित हो गए हैं जो कभी एक बंजर खाई थी। ये एक वास्तविकता का संकेत देता है। अपने मूल घरों को खोने और अंतर्देशीय पीछे हटने के लिए मजबूर होने के बाद भी मानव बचे हुए लोगों के पास रहने के लिए जगह है। 80 करोड़ लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और वे जंगल में सो रहे हैं जैसी दुखद स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि वे जिस स्थान पर बसे थे वो अब उनका मूल देश नहीं था। कई देशों में शासन अब केवल नाम मात्र का है और नेता अपनी तथाकथित नई राजधानियों में लौटने पर अपने आसपास 10 लाख से भी कम प्रजा पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और औद्योगिक प्रणाली की तो बात ही छोड़िए, दैनिक व्यवस्था भी ढहने की कगार पर है। उनके लिए मानचित्र पर अस्थायी रूप से एक शरण स्थली मिलना ही पहले से ही एक सौभाग्य की बात है। यही वह चीज है जिसे सभी नस्लें परोपकार, बेनेवलेंस कहती है। आपके कवच को उतार देना और आपके लिए सांस लेने के लिए केवल एक दरार छोड़ना। इसने मानव शिविर के भीतर नई उथल पुथल भी पैदा कर दी है। कई छोटे और मध्यम आकार के देशों ने पहले ही इस वास्तविकता को पहचान लिया है। उनकी दृष्टि में अन्य प्राचीन नस्लों के साथ रहना केवल वध की जाने वाली भेड़ों के समान होना था। उन प्राणियों पर अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय जो छठी पीढ़ी के मनुष्यों को साथी इंसान नहीं मानते, वे मजबूत एकजुटता वाले समूह में शामिल होना पसंद करेंगे। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक शक्तिशाली राष्ट्र के साथ शरण मांगी। आधे दिन के भीतर 7 या 8 जीवित क्षेत्रीय शासनों ने हुआक्सू साम्राज्य, हुआक्सू किंगडम को समान आवेदन प्रस्तुत किए थे। उन्होंने हुआक्सू साम्राज्य में शामिल होने या अस्थायी रूप से सैन्य सुरक्षा और जनसंख्या पुनर्वास स्वीकार करने की आशा व्यक्त की। वे एक ही कार्ड खेल रहे थे, हम संप्रभुता छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस अपने लोगों को जीवित रहने देने के लिए। हालांकि झांग यी ने हुआक्सू साम्राज्य में सर्वोच्च अधिकार के रूप में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और इसे सीधे खारिज कर दिया। ये सीधा और यथार्थवादी है। हुआक्सू साम्राज्य की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ के करीब है। उन्होंने बाहरी दुनिया को एक जवाब में कहा, हमारा संसाधन आवंटन, बुनियादी ढांचे की गहराई और भोजन भंडार 10 करोड़ लोगों के लिए तैयार है। हम तकनीक, आपदा बचाव अनुभव साझा कर सकते हैं और चरम स्थितियों में कुछ उच्च मूल्य वाली प्रतिभाओं के लिए शरण कोटा भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हम आप सभी को लेकर अपने यहां ठूंस नहीं सकते। हम नूह की नाव, नोज़ आर्क नहीं है। हम इतने सारे लोगों को नहीं बचा सकते। हमारी पहली प्राथमिकता अपने लोगों का अस्तित्व सुनिश्चित करना है। बेशक झांग यी की बातों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वो विभिन्न देशों से शीर्ष स्तर के तकनीकी कौशल वाले अप्रवासियों को स्वीकार करने के इच्छुक है। हमें विशेष क्षमताओं वाले जीनियस की जरूरत नहीं है जो हमारी तरह के नहीं है। उनके दिल निश्चित रूप से अलग होंगे। झांग यी किसी भी दिन हुआक्सू साम्राज्य के भीतर अन्य अराजक सभ्यताओं के उभरते संकेतों को नहीं देखना चाहते। वो केवल वैज्ञानिक, डॉक्टर, कुशल श्रमिक चाहते हैं। इस बयान के फैलने के बाद कई बाहरी ताकतों ने उनकी आलोचना की कि वे ठंडे खून वाले, कोल्ड ब्लडेड हैं, ये कहते हुए
कि हुआक्सू साम्राज्य के लोग बहुत स्वार्थी थे और छठी पीढ़ी के साथी मनुष्यों के बीच भावनाओं की परवाह नहीं करते थे। झांग यी ने उन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बस संचार चैनल बंद कर दिया। मजाक कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि झांग यी एक संत है, तो इसका मतलब है कि आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो आज जहां है वहां कैसे पहुंचे। जब असंख्य नस्लों के बीच बातचीत वापस ली जा रही थी, झांग यी का कम्युनिकेटर 2 बार वाइब्रेट हुआ। गहरे समुद्र के चैनल से एक गुप्त संदेश उनके निजी लाइन से जुड़ा। ये एक जाना पहचाना नाम है, जिन जिन। दक्षिण चीन सागर के खंडहरों, रूइंस ऑफ दी साउथ चाइना सी के नीचे गहरे नीले साम्राज्य, डीप ब्लू किंगडम का राजा ओल्ड क्रैब जिन रहता है। जब झांग यी ने अपने पुराने दोस्त के बारे में सोचा, तो उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। पानी के नीचे की सभ्यता ने इस ऑल रेसेस कॉन्फ्रेंस में अधिक भाग नहीं लिया। हालांकि एबिस कबीले, अबिस क्लैन और डीप सी क्रैकन ने प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन वे शुरू से अंत तक उदासीन रहे। आखिरकार समुद्र तल इतना विशाल है कि उन्हें जमीन पर रहने वालों के साथ क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। इसे उन्हें देना उनके लिए बहुत काम का नहीं होगा। उन्होंने कॉल का उत्तर दिया और स्क्रीन जल्दी से दिखाई दी। परिचित गहरा नीला रंग जमीन की तुलना में अधिक शांत था। फुटेज में उच्च दबाव के कारण समुद्री जल गहरा इंडिगो नीला है, मानो उसे अत्यंत स्थिर अवस्था में संकुचित कर दिया गया हो। परिदृश्य से मूंगा, कोरल जैसे किलों के झुंड उभरते हैं। उनकी अस्थि संरचनाएं बाहर की ओर सर्पिल होती हैं और एक नरम ठंडी फॉस्फोरेसेंस के साथ झिलमिलाती है। राजा जिन चित्र में दिखाई देते हैं, उन्होंने अभी भी गहरे समुद्र के राजा का वस्त्र पहना हुआ था, जो कवच, कैरपेस और झिल्ली की परतों से बना था, और उनकी दाढ़ी, जो उनकी ठुड्डी पर तैर रही थी, पानी में धीरे धीरे फैल गई। उनका भाव गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में गर्मजोशी की एक झलक थी। केस, उन्होंने सीधे पूछा, बातचीत कैसी रही? झांग यी ने रिसीवर को यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया कि ध्वनि तरंग अनुवाद मानव भाषण आवृत्तियों को कवर करें, और लापरवाही से कहा, हो गया। फिलहाल हुआक्सू में कोई अन्य प्राचीन सभ्यता हमें छूने की हिम्मत नहीं करती, कम से कम अल्पावधि में तो नहीं। जिन ने राहत की सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। ये अच्छा है, मैं बस यही कह रहा था। अगर तुम वहां नहीं रुक सकते, तो तुम समुद्र के तल पर प्रवास, इमिग्रेटिंग करने की कोशिश कर सकते हो। आखिरकार ये जगह बहुत बड़ी है। उन्होंने अपनी स्थिति थोड़ी बदली, जिससे झांग यी देख सके कि उनके पीछे क्या था। ये एक विशाल समुद्र तल था, जो बिल्कुल भी समुद्र तल जैसा नहीं लगता था। विशाल अंधेरे मैदान दूर तक फैले हुए हैं, जो शेल के टुकड़ों या खाइयों की दीवारों से रहित है। इसके बजाय कुछ प्राचीन भूमि के अवशेषों के समान है, जिन्हें बार बार चिकना किया गया है। उनमें एक के बाद एक पारभासी गुंबददार इमारतें खड़ी हैं, जो विशाल बुलबुलों की तरह है, जिनके अंदर रोशनी बह रही है। हम अभी के लिए अपेक्षाकृत स्थिर हैं, जिनने धीमी आवाज में कहा। गहरे नीले साम्राज्य का क्षेत्रीय जल विशाल है। खाइया, रसातल और हाइड्रोथर्मल वेंट काफी व्यापक रूप से वितरित है। हमारे संसाधन उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां हमें मरमिट कर लड़ना पड़े। विभिन्न समुद्री जीव वर्तमान में एक दूसरे के साथ शिष्टाचार का दिखावा कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो हंसे। हर कोई अभी भी अपने वित्त की गणना कर रहा है। हम उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम एक दूसरे को फाड़ रहे हों और अस्तित्व के लिए लड़ रहे हों। झांग यी ने अपनी भौहें चढ़ाई। सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं? जिन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उनका भाव शिथिल नहीं था। ये केवल अस्थायी है। अंतरिक्ष के मुड़ने के साथ समुद्र तल भी फैल गया और कई पहले से अनरिकॉर्डेड जीवन क्षेत्र दिखाई दिए। आप इसे पृथ्वी के भूमिगत समुद्र, अंडरग्राउंड सी
के एक हिस्से के खुलने के रूप में सोच सकते हैं। नए थर्मल पल्स जोन, नई खनिज नसें, नए प्राचीन खंडहर, हर कोई ये चीजें चाहता है। सभी जातीय समूह देख रहे हैं, सभी जातीय समूह एक दूसरे का परीक्षण कर रहे हैं। संघर्ष अपरिहार्य है, ये बस समय की बात है। ऐसा कहते हुए उन्होंने झांग यी को ध्यान से देखा। मैं आपसे इस बातचीत के परिणाम के बारे में केवल आपको बधाई देने के लिए नहीं पूछ रहा हूं। केस, मुझे एक चीज की पुष्टि करनी है। यदि भविष्य में समुद्र तल में अराजकता फैलती है, तो क्या हमारा गठबंधन और पारस्परिक सहायता संधि अभी भी कायम रहेगी? झांग यी द्वारा वुलुआन साम्राज्य, वुलुयन एम्पायर पर हमला करने से पहले उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति तैयार करने के लिए ओल्ड क्रैब से बड़ी मात्रा में संसाधन उधार लिए थे। उन्होंने वादा किया था कि अगर गहरे नीले साम्राज्य को कभी मदद की जरूरत पड़ी तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के आएंगे। झांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बेशक, मैं, केस, अपने दोस्तों से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चैप्टर 2564, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2, दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2। जिन ने उसकी ओर देखा, फिर अचानक अपनी दाढ़ी सहलाई और ठहाका मारकर हंस पड़ा। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मैंने जिसे दोस्त चुना है वो ओल्ड जिन द क्रैब वास्तव में वफादार है। मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी बनने को तैयार हूं। झांग यी ने कंधे उचकाए और गंभीरता से कहा, अगर मैं कहता हूं कि यह सच है तो यह सच है, क्योंकि हम दोस्त हैं। मैं अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलूंगा। हालांकि हमारा हुआक्सु साम्राज्य, हुआक्सु किंगडम भी अभी काफी व्यस्त है और हमारे पास नया मोर्चा खोलने के लिए संसाधन नहीं है। इसलिए फिलहाल तुम अपने गहरे नीले समुद्र की रक्षा करो और मैं अपनी जमीन की। तुम्हारे यहां होने से मैं निश्चिंत महसूस करता हूं। कम से कम कोई भी समुद्र के तल से मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनकर जिन धीरे से हंसा, जैसे समुद्र की धाराएं चट्टान के चेहरे से टकरा रही हों। तो फिर मैं भी सच बोलूंगा, उसने कहा। अगर किसी दिन उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया तो मैं कुछ लोगों को वहां भेज सकता हूं। शरणार्थी नहीं, उसने जोर देकर कहा। वो मेरी फिशमैन नस्ल का एक बीज है। डीप ब्लू किंगडम की विरासत में मिली रक्तरेखा, अनुसंधान केंद्र और हमारी सबसे परिपक्व अंतरिक्ष अनुकूलन इकाई। मैं आपसे उनके समर्थन की उम्मीद नहीं करता। मैं केवल ये उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें बर्तन में फेंक कर उबाले जाने से बचाएंगे। झांग यी ने सिर हिलाया। बेशक, मैं भी तुमसे यही कहूंगा। चलो, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक रास्ता छोड़ दें। जिन एक पल के लिए मौन रहा, जैसे उसे राहत मिली हो। फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसका स्वर फिर से गंभीर और शांत हो गया। एक आखिरी बात, केस, मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए। जमा हुआ क्षेत्र अब पिघलने लगा है। यह सुनते ही झांग यी की नजर अचानक अजीब हो गई। 5 साल पहले हिमयुग, आइस एज शुरू हुआ था, जिसने पूरे ग्लोब को जमा दिया था। 5 साल बाद दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई। सभी नस्लें उभर आई और यहां तक कि हिमयुग भी समाप्त होने वाला था। झांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुमने कुछ संकेत देखे हैं? हूं, जिनने धीरे से कहा। गहरे समुद्र की थर्मल धाराओं की दिशा बदल गई है। ध्रुवीय धारा पेटी, पोलर करंट बेल्ट ढीली होने लगी है। बर्फ की चादर के नीचे उन जमे हुए दोषों, फॉल्ट्स का ऊर्जा घनत्व कम हो रहा है। हमने बड़ी मात्रा में उच्च दबाव वाले ताजे पानी को वापस बहते हुए पाया है। मैं समुद्र का राजा हूं और पानी के तापमान में बदलाव को महसूस करने वाला पहला व्यक्ति हूं। यह कोई छोटा उतार चढ़ाव नहीं है, यह बड़े पैमाने पर होने वाली गर्मी है। झांग यी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। सतह पर मौजूद आप लोग जल्द ही देखेंगे। जिन ने निष्कर्ष निकाला, हिमयुग समाप्त हो सकता है। केस, संपर्क कट गया। गहरे समुद्र की छवि अंधेरी हो गई और चैनल 0 पर रीसेट हो गया। झांग यी वहां खड़े रहे, काफी देर तक चुप रहे। समुद्र की हवा में अभी भी ठंडक थी।
लेकिन वो ठंडक बढ़ती हुई नहीं, बल्कि पहले से मौजूद ठंडक जैसी लग रही थी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि हवा में चुभने वाली चाकू जैसी ठंड वास्तव में कम हो रही थी। उनके कवच की बाहरी परत पर तापमान अंतर संवेदन टेम्परेचर डिफरेंस सेंसिंग के वक्र ने भी यही निष्कर्ष दिया। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र का दबाव ढीला हो रहा था। जमा हुआ समुद्र धीरे धीरे पिघल रहा है। हिमयुग वास्तव में समाप्त होने वाला हो सकता है। इसका बहुत महत्व है, क्योंकि अगर बर्फ पिघलती है तो पहला बदलाव बढ़ती गर्माहट और आराम नहीं होगा, बल्कि भूराजनीतिक परिदृश्य जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल जाएगा। जलमार्ग जो मूल रूप से हजारों मीटर बर्फ से अवरुद्ध थे, खुल गए और भूमि पुल जो अत्यधिक ठंड से अलग हो गए थे, फिर से जुड़ गए। बर्फ से ढके वे सिंकहोल परिवहन चैनलों में बदल जाएंगे और बर्फ की चादर के नीचे दबे हुए वे ऊर्जा स्रोत और अवशेष उजागर हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, न केवल मनुष्य बल्कि सभी प्राचीन नस्लें व्यस्त हो जाएंगी। झांग यी का अनुमान है कि हिमयुग का अंत प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के उद्भव से संबंधित था। आखिरकार कई प्राचीन नस्लें हिमयुग के अनुकूल नहीं थी। निर्माता क्रिएटर द्वारा छठी पीढ़ी के 90% लोगों का सफाया करने के बाद हिमयुग का मिशन पूरा हो गया था। हुआक्सू साम्राज्य के 6 क्षेत्र मूल रूप से एक एकल सन्निहित उपजाऊ भूमि नहीं थे। उनके नियंत्रित क्षेत्र बर्फ के मैदानों, फाल्ट लाइनों, सक्रिय ज्वालामुखियों के अवशेषों और बंजर भूमि से अलग है। विशेष रूप से पृथ्वी के खुलने के बाद कुछ प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्रों को जबरन उन क्षेत्रों में डाल दिया गया था जो मूल रूप से एक दूसरे के निकट थे। यदि बर्फ की चादर पीछे हटती है तो वे ताकतें जो संघर्ष के बीच आ गई है बहुत अच्छी तरह से एक कदम आगे बढ़ सकती है। वे यहां तक चले गए कि उन्होंने 6 प्रमुख क्षेत्रों को 6 अलग थलग द्वीपों में विभाजित कर दिया, जिससे उनके बीच के सभी संबंध कट गए। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, झांग यी ने मन ही मन सोचा। सभी को विदाई देने के बाद झांग यी ने मॉगन और अन्य लोगों द्वारा दिए गए जश्न के भोज को अस्वीकार कर दिया। हालांकि सभी के चेहरे खुशी से भरे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वापस जाने पर उन सभी के पास बहुत महत्वपूर्ण काम थे। नए प्रभाव क्षेत्रों के विभाजित होने के साथ उन्हें जल्द से जल्द अपने क्षेत्रों को खाली करने और अपने औद्योगिक उपकरणों और आबादी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। छोटे और मध्यम आकार के देशों को प्राप्त करने और उनके पुनर्वास का मुद्दा, जिन्हें मिला लिया गया है, उन्हें भी प्रलेखित, डॉक्यूमेंटेड करने के लिए समय की आवश्यकता है। झांग यी ने उनसे अपने अपने देशों में वापस जाने को कहा। हम अब से और भी व्यस्त रहेंगे। एक बार जब आप अपनी संबंधित राजधानियों में वापस आ जाएंगे, तो हम अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। समूह ने समझदारी में सिर हिलाया और फिर चले गए। झांग यी ने भी आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट खोला और बिना रुके तियानहाई शहर, तियानहाई सिटी लौट आए। वापस जाते समय वो खुद पर जलती हुई निगाहें महसूस कर सकते थे। कुछ उग्र थी, कुछ तीखी, कुछ लालची। संक्षेप में, आने वाले दिन आसान होने की संभावना नहीं है। तियानहाई शहर लौटने पर झांग यी का पहला काम न तो आराम करना था और न ही अपनी जीत का जश्न मनाना। इसके बजाय ये एक मीटिंग है। हुआक्सू साम्राज्य के सर्वोच्च सैन्य बल और नेता के रूप में उन्हें तुरंत 6 प्रमुख क्षेत्रों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। झांग यी के विला के लिविंग रूम में यांग शिनशिन और अन्य लोग दूसरे आयाम से प्रकट हुए। झांग यी ने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे हुआक्सू साम्राज्य के उच्च स्तरीय अधिकारियों के चैट ग्रुप में एक बैठक शुरू की। इस बीच 6 क्षेत्रों के शीर्ष नेता भी इस बातचीत सम्मेलन के परिणाम की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे और इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब दिया। 6 प्रमुख क्षेत्रों के मुख्य उच्च स्तरीय अधिकारियों के प्रोजेक्शन एक एक करके दिखाई दिए। शेंगजिंग क्षेत्र से गुआन लोंगेवे, मेंग युआनजुन और शांग दाओवेन, पूर्वोत्तर क्षेत्र से जी चांगहाई और हान शानजुओ, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना,
नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के चेन जुआनबा और जियांग गुआंगहान, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जियोली, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से जुएगो और लोझो, जियांगन क्षेत्र से झूझेंग और झूयू, पूर्वी सागर क्षेत्र से ली गुआंगशाओ, जुआनवू, झूके और ली चांगोंग, जो अस्थायी रूप से यहां रह रहे हैं। उच्चतम युद्ध शक्ति और उच्चतम कमांडर सभी 1 मिनट के भीतर उपस्थित थे। तियानहाई शहर से लू केरन, यांग शिनशिन, जू पांगजी, लियांग, यू, डेंग शेंटोंग और अन्य भी बैठक में शामिल हुए। हर चेहरा तनावपूर्ण था, क्योंकि हर कोई झांग यी को देख रहा था। उनके बातचीत बैठक के परिणाम की घोषणा करने का इंतजार कर रहा था। झांग यी सम्मेलन की मेज के सिरहाने खड़े हुए और हवा में एक नया भौगोलिक प्रोजेक्शन मैप प्रदर्शित करने के लिए अपना हाथ उठाया। वो छवि पृथ्वी के प्रोजेक्शन का पुराना संस्करण नहीं है, बल्कि पृथ्वी के खुले हुए अनफोल्डेड स्वरूप की एक मिश्रित छवि है। देवियों और सज्जनों, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज सामान्य से थोड़ी धीमी थी, लेकिन उनका तर्क हमेशा की तरह स्पष्ट था। बातचीत के नतीजे आ गए हैं। मैं आप सभी को बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि हुआक्सू साम्राज्य के क्षेत्र को संरक्षित किया जा सकता है। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और सम्मेलन कक्ष में आहों की एक गूंज भर गई। यह आवाज सुनकर हर कोई धीरे से हंसे बिना नहीं रह सका। खुश होना बहुत जल्दबाजी होगी। युद्ध केवल अस्थायी रूप से समाप्त हुआ है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। हमें इसे पहले ही स्पष्ट करने की जरूरत है, ताकि हम समस्या आने तक इसे ठीक करने का इंतजार न करें। झांग यी ने मेज थपथपाई। उनकी तीखी नजर सभी के लिए एक चेतावनी थी। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।